नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आई एम पूर्णिमा फ्रॉम फर्टिलिटी दोस्त। और आज के दिन आप सबका फिर से स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट से मीन्स लेट्स टॉक अबाउट फाइब्रॉइड्स। हमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैम व्हाई नॉट डिस्कस अबाउट दिस थिंग फाइब्रॉइड्स बिकॉज इट्स सच अ कंफ्यूजन वाला टॉपिक। सम पीपल सेज कि फाइब्रॉइड्स है तो कोई बात नहीं, कुछ कहते हैं अगर है तो बहुत बुरी बात है। बट एक्चुअल में है क्या? क्या फाइब्रॉइड्स हमारी फर्टिलिटी को, हमारे कंसेप्शन को इफेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं? So it's like tricky thing to talk about fibroids. So we thought let's go for this. So हमने सोचा कि आज हम दिल्ली एनसीआर के एक बहुत नोन डॉक्टर को, बहुत नोन पर्सनालिटी को आपके सामने लेकर आते हैं. And so we decided to discuss about these fibroids with Dr. Meenakshi Dua from ART Fertility Center, Gurgaon. So Delhi NCR people, please आप अपनी सीट ले लीजिए क्योंकि सवाल आपको पूछने हैं और जवाब हमको देने हैं. So with Dr. Meenakshi, we will talk about fibroids. So any questions, any queries related to this, please start posting. And let me call Dr. Meenakshi on the main screen and let's start with the session. Namaskar, Doctor. Welcome to Fertility Dost. Namaskar. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you, ma'am. We have Dr. Meenakshi with us, and with her, we are going to discuss about fibroids. जनरली एक मिथ है या सच्चाई है कि फाइब्रॉइड्स कहीं ना कहीं हमारी प्रेगनेंसी, हमारी फर्टिलिटी को इम्पेक्ट करते हैं. तो हमें लगा कि लेट्स कॉल अपॉन डॉक्टर मीनाक्षी हु हैज मोर देन 18 years of experience in this field and discuss fibroids with her. Dr. Meenakshi is a clinical director, ART Fertility Clinic, Gurgaon. ART Fertility Clinics बहुत सारे सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया. प्लीज व्यूअर्स, जरूरी नहीं है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तभी यू कैन जस्ट कंसल्ट द डॉक्टर्स. दे हैव मेनी मोर सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया. Dr. Meenakshi has authored and co-authored many research papers एंड बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे जर्नल्स हैं जो कि डॉक्टर मीनाक्षी ने अपनी गाइडेंस में पूरे किए हैं. And she has treated many patients with male and female infertility, we can say that complex cases. So Dr. Meenakshi, over to you for fibroids. So let's start with what exactly are these fibroids? Fibroids actual में है क्या? Fibroid is a benign tumor. It is not cancer. Cancer means something which can spread to any part of the body. So it does not spread to other parts of the body. It remains localized to the uterus. यूट्रस में ही रह के धीरे धीरे ये बड़े होते रहते हैं और बड़े होने की वजह से they can cause different kind of problems to a woman. But as such, they don't turn out to be cancer. But ये benign tumor है. Around 2% लोगों में कैंसर भी कन्वर्ट हो सकता है, बट द चांस इज वेरी लेस. 20% ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वुमेन में जनरली ये देखे गए हैं जिनको अपने आप से प्रेगनेंसी होती है, सब कुछ होता है, बट दे आर इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. एंड अराउंड उनमें से 5% में इनफर्टिलिटी ये करा सकते हैं. तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा बर्डन ऑफ डिजीज नहीं है, but yes, it is something we have to keep in mind when we are dealing with the patients, and something which is treatable, curable, and it's not a cancer, but it's a benign tumor. Right. I think ट्यूमर और कैंसर जहाँ पे बात आती है तो हम डर जाते हैं. हाँ. Right. ये फैलता नहीं है, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, ये यूट्रस में ही रहता है और धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, बस और कुछ नहीं करता. राइट. सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको कहता है कि फाइब्रॉइड्स हैं तो कैंसर है, प्लीज बी कॉशियस, मीट योर डॉक्टर. सो डू मीट योर डॉक्टर, बट माइंडसेट मत बनाइए, घबराना नहीं है. Dr. Meenakshi, we have one query related to heavy bleeding and fibroids. Is it really true कि fibroids हैं तो बहुत heavy bleeding होगी? Like it's a kind of symptom of fibroids or yes, सच it is. कुछ ऐसा है? सी फाइब्रॉइड होता है क्या, ये ट्यूमर है यूट्रस की मसल में. अब मसल में अगर है तो कई बार या तो बिल्कुल मसल में रहेगा, या मसल से यूट्रस के बाहर की तरफ ग्रो करेगा, या मसल उसकी यूट्रस की वॉल से यूट्रस के अंदर की तरफ ग्रो करेगा.
अगर तो यूट्रस से बाहर की तरफ ग्रो करता है, फिर जनरली पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है until unless it grows to a very big size of 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, एक बड़ा मास बन जाए, तब तक पेशेंट को पता भी नहीं लगता। अगर वो यूट्रस की वॉल में है और धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, देन यस दे कैन हैव हेवी ब्लीडिंग, दे कैन हैव पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये सब हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है, जब पीरियड्स होते हैं और ब्लीडिंग होती है तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि ब्लीडिंग को कॉन्ट्रैक्शन से रोक सके। हम भी कहीं पे भी कट लगता है तो हम उसको दबाते हैं ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, उसी तरह यूट्रस भी ब्लीडिंग को कम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन जब उसमें मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हो या सिंगल फाइब्रॉइड भी बड़ा हो तो यूट्रस पूरी तरह अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, बिकॉज एक मास है बॉडी में जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से ब्लीडिंग हैवी होती है। और जो मैंने तीसरा पार्ट बताया फाइब्रॉइड को, जो यूट्रस के अंदर ग्रो कर जाता है, जब वो यूट्रस के अंदर ग्रो कर जाता है तो वो जो लेयर शेड होनी है एंडोमेट्रियम की हर महीने, वो सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है। सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है तो एनीवे बहुत ज्यादा एंडोमेट्रियम है तो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है उन केसेस में। तो जनरली इंट्राम्यूरल जो मसल में फाइब्रॉइड है वो, और जो यूट्रस के अंदर ग्रो करे जिनको हम सब म्यूकस फाइब्रॉइड कहते हैं, इनमें हैवी ब्लीडिंग देखी गई है। सबसेरोसल फाइब्रॉइड जो यूट्रस के बाहर की तरफ ग्रो करते हैं उनमें जनरली ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, दे आर सेफ ऑप्शन एंड दे आर, मतलब भगवान की दया से वो दे आर मोर कॉमनर, सबसेरोसल आर मोर कॉमनर कंपेयर टू इंट्राम्यूरल और सबम्यूकोसल। Okay, right. 40-50% सबसेरोसल होते हैं। So, doctor, you just mentioned about these like types of fibroids. So we have query related to this. What about the surgery option? Because whenever we visit some gynec, some fertility center, when we are having issues with our fertility, so जब स्कैन होता है फाइब्रॉइड दिखता है तो कहीं ना कहीं डर लगता है कि नाउ we need to go for surgery. So is it really so that every fibroid need a surgery या कुछ को हम ऐसे ही बिना छेड़े छोड़ सकते हैं? सी सर्जरी विल डिपेंड, आपकी एज क्या है, आपका सिम्टम क्या है, फाइब्रॉइड का साइज क्या है, फाइब्रॉइड कहाँ पे है, ये 4 चीजों को देखते हुए वी डिसाइड वेदर द पेशेंट नीड सर्जरी और वी कैन लीव इट और वी कैन मैनेज मेडिकली। अब नॉर्मली अगर हम देखें, एक फाइब्रॉइड को पीनट के साइज से ऑरेंज के साइज में जाने में 5 साल लगते हैं। पीनट के साइज में वो आपको कोई तकलीफ नहीं देगा, मे बी अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हो वो एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होगी, इससे ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पीरियड्स रेगुलर होंगे, यू कैन कंसीव नेचुरली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, जब वो ऑरेंज के साइज में पहुंच जाता है तो अगेन डिपेंड करेगा, अगर तो वो यूट्रस के अंदर आ गया है, आपको हैवी ब्लीडिंग होगी, उस केस में सर्जरी के अलावा कोई तरीका नहीं है। सर्जरी में सिर्फ फाइब्रॉइड निकालने से, एंड बाय वी कैन सेव द यूट्रस, वी डोंट हैव टू रिमूव द यूट्रस, वी कैन जस्ट टेक आउट द फाइब्रॉइड एंड यू विल बी कंप्लीटली क्योर्ड, दोबारा वो नहीं होगा। अगर या फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है, कहीं पर भी है, अंदर है बाहर है कहीं पर भी है, पर बहुत बड़ा है, 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, कई बार तो इतने बड़े फाइब्रॉइड होते हैं जो कि 5 महीने के बच्चे के जितनी बढ़िया यूट्रस हो चुका होता है, यूट्रस पता नहीं लगता, लेकिन अगर आप एब्डोमेन से पैल्पेट करोगे तो 5 महीने की प्रेगनेंसी जितनी फीलिंग आती है। ये सारे फाइब्रॉइड्स बड़े वाले ऑपरेट ही करने पड़ेंगे, इनको हम दवाई से ठीक नहीं कर सकते। कई बार ये देखा गया है छोटे छोटे फाइब्रॉइड है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये सारे दवाइयों के साथ वी कैन मैनेज, वी डोंट नीड सर्जरी। सो इट डिपेंड्स कहाँ पे है, क्या साइज है, क्या कंप्लेंट है आपकी, उस हिसाब से ट्रीटमेंट ऑप्शन दिए जाते हैं। बट हर एक को सर्जरी नहीं चाहिए, बहुत अच्छी दवाइयां भी हैं जिससे मैनेज किया जा सकता है, स्पेशली ब्लीडिंग प्रॉब्लम विच इज कॉमन। Right, heavy bleeding. Dr. Meenakshi, you just mentioned about के medicines हैं. So, medicines bleeding के लिए है कि suppression में भी medicines काम आ सकती हैं? मेनली ब्लीडिंग के लिए है। हम फाइब्रॉइड को पूरा घुला नहीं सकते कि 5 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है, मैंने दवाई दे दी और अगले 3 महीने में 6 महीने में वो फाइब्रॉइड गायब हो गया, ऐसी कोई दवाई नहीं है। पर हाँ, अगर 2-3 सेंटीमीटर के या 4 सेंटीमीटर के बहुत सारे फाइब्रॉइड हैं और पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, उसके साथ और प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग हैवी होती है, उस केस में, और अभी वो अपना यूट्रस नहीं निकलवाना चाहती, वो अभी फाइब्रॉइड की सर्जरी नहीं कराना चाहती, तो हम उसको दवाई दे सकते हैं।
इन सब दवाइयों का एक साइड इफेक्ट होता है कि मेंसेस आना बंद हो जाना। तो नॉर्मली ये दवाइयां उन औरतों के लिए वी प्रेफर हु ऑलरेडी हैव किड्स, दे डोंट वांट फर्टिलिटी। राइट। बच्चे हो चुके हैं, अब हेवी ब्लीडिंग हो रही है, फाइब्रॉइड बहुत बड़ा नहीं है, उसको थोड़ा टाइम करने के लिए, मान लो शी इज 42 45 और पता है कि 3 4 साल में मेनोपॉज हो जाएगा, तो हम दवाई देके 3 साल 4 साल उनके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्टिलिटी चाहते हो और आपको फाइब्रॉइड की वजह से दिक्कत हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या फाइब्रॉइड यूट्रस के अंदर है, या मल्टीपल या बड़ा फाइब्रॉइड है 6 7 सेंटीमीटर, तो ऑपरेट कराना बेटर है, उससे फर्टिलिटी का चांस बेटर हो जाएगा, आप जल्दी कंसीव कर सकते हो। उन दवाइयों को अगर हम देंगे तो आप उन दवाइयों के साथ प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, बिकॉज वो एक मेनोपॉज वाली स्टेट को क्रिएट कर देते हैं, एग नहीं बनेगा, पीरियड्स नहीं आएंगे, पीरियड बंद हो जाएंगे, उस चक्कर में प्रेगनेंसी भी नहीं होती। तो ये दवाइयां जिनके बच्चे हो चुके हैं दे कैन यूज इट, बट जिनके बच्चे नहीं है उनके लिए जनरली दे आर नॉट प्रेफर्ड फॉर लॉन्ग टर्म। 1 2 महीने देना है तो चलो ठीक है, बट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। Okay, right. So I think this is really very important point कि if you are taking any kind of medicines for suppression of fibroids, then be careful. Fertility आपकी suppress होगी इसके साथ. So doctor, is it true that fibroids cause infertility? Yes, they do cause. But the percentage is very less. As I told you, it's only 5% of the reproductive age group people who will have difficulty in conceiving due to fibroids. And that will Hmm. also again depend where is the fibroid. अगर वो यूट्रस के अंदर आ रहा है, निकाल देंगे, फर्टिलिटी रिज्यूम हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्रस के बाहर ग्रो कर रहा है, जनरली वो इनफर्टिलिटी कॉज नहीं करता, दे ऑल conceive and they come to us with pregnancy and then we see okay there's a big fibroid, वो अलग Oh. चीज है। यस, लेकिन अगर वॉल के अंदर फाइब्रॉइड है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, तो यस, क्या करते हैं ये फाइब्रॉइड, एज आई टोल्ड यू इट्स अ बिनाइन ट्यूमर। कोई भी ट्यूमर चीज है उसको ग्रो करने के लिए खाना चाहिए, वो खाना Hmm. कहाँ से आएगा? खून से। तो वो अपनी ब्लड वेसल्स को बढ़ा लेते हैं, अपने एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई बना लेते हैं। उस एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई से एक टॉक्सिन भी यूट्रस के अंदर बढ़ जाते हैं। जब वो टॉक्सिन इतने बढ़ जाते हैं उसकी वजह से एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पाता, इम्प्लांट होता है तो ग्रो नहीं हो पाता, Hmm. बायोकेमिकल प्रेगनेंसीज होती हैं, मिसकैरेजेस होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फाइब्रॉइड्स के साथ देखी गई हैं। Generally, these people are fertile, but yes, 5 to 7% of these patients can face problem in conception or carrying a Okay. pregnancy. They can have abortion. Acha, right. So I think Okay. this is really important point. So doctor, what you suggest, like when we are planning for even for natural conception also, अगर heavy bleeding है, so do you suggest that once in a while we should visit the doctor or normal gynec to just check our uterus whether we have something or not? ट्रू, एक अल्ट्रासाउंड एटलीस्ट होना चाहिए। इवन फॉर यंग गर्ल्स हु स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन एंड दे हैव हेवी ब्लीडिंग, सिवियर पेन, उनमें भी कई बार फाइब्रॉइड देखे गए हैं। तो एटलीस्ट एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए सो दैट यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, एंड इन केस वी कैन ट्रीट इट एट अ अर्ली स्टेज, दैट विल बी बेटर। तो रेगुलर चेकअप में एक, इफ यू फेसिंग हैवी ब्लीडिंग इन द सेंस आपको रात में उठ उठ के अपने डायपर्स चेंज करने पड़ रहे हैं, इतनी ब्लीडिंग होती है कि कपड़े स्टेन हो जाते हैं, बड़े बड़े क्लॉट्स निकल रहे हैं, दिस इज नॉट नॉर्मल। एक नोशन मैंने देखा है, सबको ये लगता है कि जब तक 7 डेज ब्लीडिंग ना हो वो ठीक नहीं है, मतलब वी शुड ब्लीड फॉर 5 to 7 डेज एंड तभी Hmm. ना मेरा यूट्रस ठीक है। इट इज नॉट सो। आपको अगर रात में उठ के डायपर चेंज करना पड़ा बिकॉज ऑफ हैवी ब्लीडिंग, क्लॉट्स बहुत मोटे मोटे आ रहे हैं, दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और 15 15 दिन तक आप ब्लीड करे जा रहे हो, दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। यू मस्ट विजिट अ डॉक्टर, टेक ट्रीटमेंट फॉर दैट, दिस इज नॉट नॉर्मल। Right. Okay. And I think this is true that we really tend to ignore these symptoms or these indications. हमें लगता है ये normal है, हो रहा है, होने दो, because हम तो झेल सकते हैं normal. So please don't do this. Visit your gynec. Do visit. Simple visit can heal you because जब तक diagnose नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सो डॉक्टर, व्हेन वी टॉक अबाउट पीसीओएस, सो
हम बोलते हैं कि ये जेनेटिक है, हेरिडिटी है, तो क्या इसी तरह फाइब्रॉइड्स का भी कुछ कनेक्शन है? फाइब्रोइड का रियल कॉज किसी को भी नहीं पता, बट यस जेनेटिक कनेक्शन देखा गया है। मदर को है तो डॉटर में हो सकता है। इट कैन बी एनवायरमेंटल, इट कैन बी द वे वी आर, यू नो, व्हाट डाइट वी टेक। लाइक हुँ, देखा जाए अफ्रीका में फाइब्रोइड्स आर वेरी कॉमन, जबकि इंडियन अच्छा। पॉपुलेशन में इतना नहीं है। तो इट इज समवेयर रिलेटेड टू द एरिया, एनवायरमेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ डाइट, स्टेपल डाइट क्या है, उन सब का इम्पैक्ट देखा गया है फाइब्रॉइड्स के ऊपर। ओके, दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग कि अफ्रीका में बहुत फाइब्रॉइड्स। ज्यादा, हर बंदे में फाइब्रॉइड है वहां पे। मतलब बिना फाइब्रॉइड के यूट्रस देखो तो हमें बहुत आश्चर्य होता है, अच्छा देयर इज नो फाइब्रॉइड, नहीं तो एवरीबॉडी इज अंडरगॉन मायोमेक्टोमी। And because this is because of all environmental conditions and all that. Environment and the type of diet they take plus the genetic. Okay, great. This is really important point. So viewers, I think please take a note. हम हमेशा बोलते हैं कि लाइफस्टाइल ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो, बट सच में अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। एंड डॉक्टर, यूजली लोग बोलते हैं कि यूट्रस में रसौली हो गई है, बच्चेदानी में रसौली है, Milchali. उसको निकाल देंगे, लेकिन जब हम निकालेंगे तो वो दोबारा आ जाएगी। तो इज इट रियली ट्रू? इतनी जल्दी नहीं आती है, पहली चीज। क्योंकि आपने निकाला, मैंने आपको पहले बताया कि वो उसको ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है। और टाइम। प्रेगनेंसी इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट दीज फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड ओके। नॉर्मली उनमें देखे गए हैं हु डिले प्रेगनेंसी फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेट हम्म। बच्चे कर रहे हैं, इन सब में वो फाइब्रॉइड को ईस्ट्रोजन मिलता रहता है और वो ग्रो करता है। अगर आपके टाइमली बच्चे हो रहे हैं तो फाइब्रॉइड इतनी जल्दी ग्रो नहीं करता। सर्जरी भी अगर हो गई है, नेक्स्ट फाइब्रॉइड आने में टाइम लगेगा, इतनी जल्दी वो ग्रो नहीं करेगा। इट्स बेटर टू प्लान योर बेबी इन बिटवीन, सो दैट दैट विल ऑल्सो गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइब्रॉइड ग्रोथ। तो उससे बच सकते हैं। अच्छा, आपने एक चीज बोली प्रेगनेंसी हो जाए तो यूजुअली लोगों का ऐसा कहना है कि इफ वी गो फॉर एनी सर्जरी फॉर दिस रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड्स तो यूट्रस खराब हो जाएगा, तो उसके लिए नहीं, व्हाट यू ऐसा कुछ नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन सर्जन्स हैंड। ऐसा कुछ नहीं है। इन गुड सर्जन्स हैंड uterus can be very well preserved and they can conceive naturally after the surgery of fibroid removal. और the only thing is, जैसे इस आज मैंने सर्जरी कराई है तो आई हैव टू वेट एटलीस्ट फॉर 3 to 6 months टू कंसीव। आई कैन नॉट इमीडिएटली प्लान नेक्स्ट मंथ। होता क्या है, एक तो फाइब्रॉइड जब हम काट रहे हैं, यूट्रस की वॉल को काट रहे हैं, तो उसको जब स्टिच करेंगे हील होने में एटलीस्ट 3 महीने लगते हैं। और अगर अंदर तक कैविटी तक कट किया है तो 6 months तक वी शुड वेट। अगर विद इन 6 months यू आर कंसीविंग तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई बार यूट्राइन रप्चर का रिस्क रहता है। So for that, if you wait for an adequate time before conception after the fibroid surgery, then you won't face any of such problems. It is completely safe. आप laparoscopy कराओ, open कराओ, दोनों surgeries completely safe है, कोई problem नहीं होती है। Right. So again, we can say that selection of doctor does matter in this case. And viewers, if you are in Delhi NCR, then please do visit Dr. Meenakshi at ART Fertility Clinics, Gurgaon Center. ART Fertility has centers in Delhi also. You can visit there only. डॉक्टर, फाइब्रॉइड्स का केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें पोजीशन पता होनी चाहिए, हमें फाइब्रॉइड्स का साइज पता होना चाहिए। अगेन सम पीपल सेज कि फाइब्रॉइड निकल गया है लेकिन आधा निकला है, आधा यूट्रस की वॉल के अंदर है, तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी होती है? ऐसे केसेस भी हैं? कई बार होता है, अगर हम यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड है जो ऐसे कैविटी के अंदर ग्रो कर रहा है, जस्ट लाइक अ पॉलिप, हम्म। फाइब्रॉइड पॉलिप, उसमें कई बार होता है काफी ज्यादा वो अभी भी यूट्रस की वॉल में है। तो जब हम ऑपरेट करते हैं, नीचे हिस्ट्रोस्कोपिकली फाइब्रॉइड रिमूव कर रहे हैं, उसमें कई बार हाफ ही रिमूव कर पाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वगैरह देखना पड़ता है। वो सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन टाइप है कि आप हम्म। इतने घंटे से ज्यादा सर्जरी नहीं कर सकते, फ्लूइड लॉस इतना नहीं होना चाहिए, फ्लूइड बैलेंस देखना पड़ता है।
इसमें कई बार डॉक्टर्स उसको 2 स्टेज सर्जरी बताते हैं कि पहले स्टेज में हम इतना निकालेंगे, अगले स्टेज में हम पूरा निकाल देंगे। वैसे फाइब्रॉइड जनरली अंदर कोई नहीं छोड़ता है, दे ऑल रिमूव द कंप्लीट थिंग। सिर्फ यही एक स्टेज होता है जिसमें कि सबम्यूकस फाइब्रॉइड है और बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है, तो उसे 2 स्टेजेस में करते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स दे आर सपोज टू रिमूव द होल फाइब्रॉइड। अगर लैप्रोस्कोपी कर रहे हैं, ऊपर से कर रहे हैं, नॉट नीचे से वेजाइनली नहीं कर रहे हैं, ऊपर बाहर की तरफ से कर रहे हैं, तो दे रिमूव द होल फाइब्रॉइड। राइट। सो आई थिंक आपने जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि डॉक्टर ने कुछ निकाल दिया कुछ छोड़ दिया, सॉरी, जैसे डॉक्टर मीनाक्षी ने बोला कि वो यही रीजन रहा होगा कि नेक्स्ट स्टेज में उसको निकालेंगे। एंड प्लीज आई वुड सजेस्ट दैट आप ये सेशन शुरू से जरूर देखिएगा। आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू फाइब्रॉइड्स, सब कुछ आपको एक एक करके इस पे क्लियर होता चला जाएगा। Dr. Meenakshi, we talked about cancer, we talked about pregnancy, and we obviously talked about the treatment factor. You said कि अगर एज बड़ी है तो बेस्ट ऑप्शन इज कि हम उसको सप्रेशन में ले आए, बट व्हाट अबाउट व्हेन वी आर गोइंग फॉर आईवीएफ? सो ऐसे केसेस में अगर हमारे यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं तो इज इट रियली गोइंग टू इम्पैक्ट एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन? अगेन इट डिपेंड्स ऑन द साइज। अगर तो वो कैविटी के अंदर आ रहा है तो मुझे उसको निकालना ही है। अगर वो फाइब्रॉइड कैविटी के अंदर है, आप मान लो इट्स लाइक अ फॉरेन बॉडी इन द कैविटी, जैसे हम कॉपर टी डालते हैं। कॉपर टी राइट। का काम क्या है? एक फॉरेन बॉडी है, तो जब भी एम्ब्रियो आएगा उसको बॉडी रिजेक्ट करेगी, कॉपर टी को बाहर थ्रो करने की कोशिश करती है, एम्ब्रियो को रिजेक्ट करेगी, तो एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होता है। उसी तरह से फाइब्रॉइड भी एक फॉरेन बॉडी का काम करता है, एम्ब्रियो उसमें जाएगा, वो इम्प्लांट नहीं होगा। तो वो फाइब्रॉइड तो पक्का निकाल के तभी हम एम्ब्रियो को डाल सकते हैं, या वी कैन अलाउ देम टू ट्राई ऑन देयर ओन, क्योंकि प्रॉब्लम ही खत्म हो गई अगर सिर्फ फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम थी। जो इससे कॉमनर प्रॉब्लम जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं, छोटे छोटे फाइब्रॉइड हैं, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के, यूट्रस की वॉल के अंदर हैं, मल्टीपल हैं। इसमें नॉर्मली हम सर्जरी रिकमेंड नहीं करते हैं। what we tell them is we do the IVF, we freeze those embryos, then we give medicine which are there to suppress these fibroids, क्योंकि अब मेरे पास एम्ब्रियो रेडी है, मुझे उसमें राइट। एग नहीं बनाना, एम्ब्रियो नहीं बनाना, so we suppress those fibroids for 1 or 2 months and then we put those embryos. तो we are taking advantage of medicine and we have already frozen embryos, तो दोनों एडवांटेज होने की वजह से प्रेगनेंसी चांस बहुत बेटर हो जाता है। ओके। इसी से मुझे याद आया एक केस। she was 31-32 year old lady couple trying for 7 to 8 years and she had multiple fibroids. Multiple fibroids mean 15 के करीब फाइब्रॉइड होंगे यूट्रस के अंदर, पूरा डिस्टॉर्टेड यूट्रस, all 2 to 3 centimeter, not very big. And when she came to us, she had already undergone twice surgery. तो ऑलरेडी सर्जरी भी हो चुकी है, फिर भी इतने फाइब्रॉइड हैं and they are growing because she is not conceiving in that. So we did the same thing for her. We made embryos, we did IVF, made embryos, froze them. Then for 3 months we gave the suppression. And after 3 months, when we transferred, she conceived. And now I think she has a child, that she delivered a healthy baby after that. So it is possible without surgery, but it has to be done in stages. It cannot be we make the embryo and transfer in fresh cycle. It has to be frozen embryo transfer. Sometimes it takes 2 months to suppress those fibroids, sometimes 3 months, but it is possible. Right. So we can say that if you are undergoing any kind of treatment like IVF and all that, then frozen cycle will definitely help. And Better. what about if the patient is undergoing IUI cycle and she has small fibroids? We can try one, if the tubes are patent, we can try 1 or 2 cycles of IUI. If everything is all right, she will conceive. Okay. By IUI, she will conceive. In case she doesn't conceive, then yes, those small fibroids are affecting the fertility. Then we have to do this process in stages. Then she should go for IVF. IVF, right. Fibroid as such, sorry, fibroid as such is not an indication for IVF until unless we have such problems. Long-standing infertility is there, and they have tried all other sort of treatment. Husband also has some problem, or there is some tubal block as well. Then we offer IVF. Otherwise, just with fibroid, we don't offer IVF. It is not an indication.
Right. So I think this is a very valid and very important point ki only fibroids. You don't need IVF or other advanced stages of treatment. You can try for natural conception also. So, Dr. Meenakshi, like फाइब्रॉइड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारी चीजें हैं बट आई थिंक बेसिकली द फाइब्रॉइड्स इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन साइज एंड अगेन के क्वांटिटी कितनी है एंड एज यू मेंशन के बहुत सारे अच्छा ओके एज ये आई थिंक एज ऑफ द women and what problem they are coming with. Right. So do age impact the growth of fibroids also? Yes, see, for fibroids, for growth of the fibroid, we need estrogen. Estrogen तभी आएगा जब वो menstruate करेंगे, जब egg बना, egg ही estrogen बनाता है. अगर वो menopause में चले गए, तो fibroid grow नहीं करेगा. So the treatment for fibroid is to create a menopause-like stage. Or say if I have a lady who's 40 years with multiple fibroid, she has finished her family, and multiple fibroid, 5-6 fibroids are there, I will not advise her myomectomy. I will tell her better to go for uterus removal, because you have finished your family. Fibroids are so many that hardly any uterine bulk will be left, and in another 4-5 years she is attaining menopause. But yes, if the same lady does not have a child, I will not advise her for a myomectomy. I will still try to preserve the uterus or create a menopause like state and then do the embryo transfer. All that I will try. So it depends what is their age, what is their complaint, what do they want. Accordingly only treatment is offered. Right. Or we can definitely say that fibroids हैं तो डरना नहीं है, सही treatment की जरूरत है. And believe me, we have seen many cases where the lady is dealing with fibroids issues and she conceived and she delivered healthy baby also. Yes. But very important point here is every individual is different. So आप ऐसे मत सोचिए कि हमने सेशन में बोला आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है तो आपने सर्जरी नहीं करवाई. Please meet your doctor, do consult a specialist, and then take your call. And we are doing these sessions to guide you properly, to suggest you things. And viewers, if you are having any issues, any complications, any fertility concerns, then please do visit ART Fertility Clinics, Delhi, Gurgaon. They do have good doctors and we can say that well advanced lab with good embryologist also. Thank you, Dr. Meenakshi. Thank you so much for joining us today. And आज हमें पता चला कि फाइब्रॉइड्स है तो डरना नहीं है, बस सही डॉक्टर को ढूंढना है ट्रीटमेंट के लिए. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye bye.